बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, चीफ जस्टिस उमर अता बिंदियाल और उनके 3 रुकनी बेंच ने जो भी फैसला सुनाना है उसके बारे में ये बता दूं कि उसका नतीजा इमरान खान के लिए 0 जमा 0 से ज़्यादा नहीं होगा। कुछ बहरान की शक्ल बढ़ सकती है। और दूसरा ये है कि इस इमरान नवाजी का सिस्टम जो है वो अब ख़तरे की हदूद में दाखिल हो गया है और डायनामाइट लगा दिया गया है जिसका बटन मरहलावार चलता रहेगा और अब इससे बचत की सूरत मुश्किल नज़र आ रही है। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो क़ुव्वत का मुज़ाहरा करना था वो क्यों नाकाम हुआ? सिर्फ 100 के करीब जुलूस में शुरका थे जिनके बारे में नहीं कहा जा सकता कि वो सारे के सारे वकील थे, और जो वकील थे उनको 30-30 हज़ार रुपये की दिहाड़ी पर लाया गया। लेकिन नाकामी की वजह क्या थी? और सबसे जो अहम पॉइंट है वो ये है, क्योंकि ये जो बहरान है ये तो बहरहाल चंद रोज़ा है, इसके बाद इसने निमट जाना है। लेकिन इमरान खान क्या कर रहा है, उसने सी पैक को इस मरतबा फ्रीज़ करने की नहीं बल्कि ख़त्म करने की यकीन दहानी करवाई है किन लोगों को और क्या, और वो इस यकीन दहानी का नतीजा क्या निकलेगा इस पर अर्ज़ करना है। तो चौथा पॉइंट ये है कि इमरान खान ने ये धमकी दी है कि अगर इलेक्शन ना कराए गए मेरी मर्ज़ी के मुताबिक तो मैं सड़कों पर आ जाऊंगा। इसकी हकीकत क्या है? नाज़रीन, सरफ़हरिस्त समात आपने सुन ली, सारा अहवाल सुन लिया। आपने ये भी देख लिया कि पीटीआई के वकील, पीटीआई के रहनुमा असद उमर को तो सुना गया, लेकिन जब मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के जमाती नुमाइंदों ने बोलने की इजाज़त मांगी तो उन्हें इजाज़त नहीं दी गई। और किस तरह सेक्रेटरी डिफेंस से कहा गया कि वो अपनी रिपोर्ट पेश करें तो उन्होंने कहा कि मैं कमरा अदालत में ये बातें नहीं बता सकता, इन कैमरा आपको ब्रीफिंग दे सकता हूँ। जिस पर चीफ जज ने कहा कि ठीक है, आप अपना तहरीरी जवाब कल तक जमा करा दें। और इस हदायत के बाद उन्होंने फ़ैसला महफूज कर लिया। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं, बल्कि क्लियर है कि उन्होंने सेक्रेटरी दिफा को सुना ही नहीं। ज़ाहिर है वो कल रिपोर्ट पेश करेंगे तो उस वक्त वो फ़ैसला सुना चुके होंगे। यानी अगर आपने सेक्रेटरी डिफेंस को सुनना ही नहीं था तो उसे बुलाया क्यों था? फिर आपने पूरी कार्रवाई के दौरान अदालत की बेचैनी, अदालत, मैं तो इसलिए नहीं कहता कि ये 3 रुकनी बेंच है जो पीटीआई से अपनी वाबस्तगी का खुलेआम अपने तर्ज अमल से, अपने रिमार्क से इजहार कर चुका है। दोबारा इस 3 रुकनी बेंच को इंतखाबात के लिए किस हद तक बेचैनी थी, आप उसका अंदाज़ा करें कि पीटीआई के वकील ने कहा, अली ज़फ़र ने, जो एक बदनाम ज़माना आइन शिकन और डिक्टेटरों का, हर डिक्टेटर का चमचा रहने वाला SM ज़फ़र उसका बेटा है, तो उसने बहरहाल अदालत से कहा कि जनाब आप ऐसा करें कि अगर फ़ौज नहीं आ सकती तो रिटायर्ड फ़ौजियों को बुला लें। इस अहमकाना नुक्ते पर उसकी सरजनिश करने के बजाय जस्टिस बिंदियाल साहब ने सेक्रेटरी डिफेंस से पूछा कि हाँ जी, रिटायर्ड फ़ौजियों को बुलाने का तरीका कार क्या है? अब अंदाज़ा करें इस बेंच की जहनीत और पीटीआई के दरमियान हम आहंगी की इतनी बेचैनी है कि कहा गया कि एयरफोर्स को बुला लो, नेवी को बुला लो इलेक्शन कराने के लिए। शुक्र है ये नहीं कहा कि तालिबान को बुला लो। माशाल्लाह तालिबान की नफरी भी 1 लाख के करीब तो बताई जाती है, जो पीटीआई वालों का कहना है। इमरान खान तो कहता है 3 लाख है, 3 लाख तालिबान है, तो 3 लाख तालिबान को भी बुलाने का आर्डर जारी हो सकता था, लेकिन खैर उन्होंने करम किया कि नहीं हुआ। तो ये तो अदालत की कार्रवाई थी। अब जो फैसला आएगा वो इलेक्शन, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो फैसला इस तरह का होगा कि मामला फिर आगे बढ़ता जाएगा और पता नहीं वो एक भब्बुल भूसे की फ़ज़ा पैदा हो जाएगी। लेकिन अगर वो फैसला ये आता है कि इलेक्शन कराएं हर सूरत में, तो ये ज़ाहिर है फैसला नहीं माना जाएगा। और आज कौमी असम्बली में ये तकरीरें हुई, उनसे मूड वाज़े। हुकूमत ने कहा, वज़ीर कानून ने साफ अल्फाज में कहा कि उजलत में आया हुआ ये फ़ैसला हम नहीं मानेंगे। और जब वो तकरीर कर रहे थे चीफ जस्टिस के कंडक्ट की, बल्कि मिसकंडक्ट की, तो कौमी असम्बली में शेम शेम की आवाज़ें के नारे लगाए गए। और अब आप ये तसव्वुर करें कि चीफ जस्टिस का ये एजाज़ भी है कि वो दुनिया के पहले चीफ जस्टिस बन गए, दुनिया के पहले चीफ जस्टिस जिनके लिए उन्हीं के मुल्क की कौमी असम्बली में उनके लिए शेम शेम के नारे बुलंद हुए। और इसके अलावा और कौन सा एजाज़ बिंदियाल साहब को चाहिए? नाज़रीन, शहबाज शरीफ ने भी बड़ी सख्त तकरीर की, उस दौरान भी शेम शेम के नारे लगे। हुकूमत का मूड वाज़े है, इलेक्शन 8 अक्टूबर से पहले नहीं होंगे, 8 अक्टूबर के बाद हो सकते हैं। तो अब इस मामले की ये जो टग ऑफ वार चल रही है, इसका ऊँट किस कबर पर बैठेगा, ये तो वाज़े है
कि इलेक्शन 8 अक्टूबर के बाद ही होंगे, लेकिन इस ऊँट के करवट के बैठने की से पहले कुछ अजीबोगरीब किस्म के वाक़यात और भी हो सकते हैं जिससे बहरान कुछ तूल पकड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार शराफत अली के क्या नाम है उसको एक ख़त लिख दिया है कि तुमने जो वो एक नोट जारी किया था जिसमें इस 3 रुकनी बेंच के फैसले को मुअत्तल किया था, जिसमें ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का कोई बेंच सुओ मोटो और इस तरह के केसों की समाअत नहीं कर सकता क्योंकि चीफ जस्टिस को ये इख्तियार ही नहीं है, वो तुमने किस हैसियत से मुअत्तल किया। फाइज ईसा ने अपने ख़त में लिखा कि अदालती फ़ैसले को इंतज़ामी आर्डर से मुअत्तल करने का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास भी नहीं है। तुम क्या चीज़ हो, तुमने ये कैसे मुअत्तल किया, इस ख़त को वापस लो और इस्तीफ़ा दो। ये मामला जनाब नाज़रीन ये है वो डायनामाइट जो नस्ब कर दिया गया है। ख्याल ये था शुरू में कि वो तौहीन अदालत का नोटिस देंगे, लेकिन नहीं, तौहीन अदालत के नोटिस से पहले उसे इज़हार वजूह का नोटिस दिया गया है और हुक्म दिया गया है कि वो इस फैसले पर अमल करे और वो नोट वापस ले और सर्कुलर वापस ले और इस्तीफ़ा दे। अब इसके बाद अगली कार्रवाई शुरू होगी जिसमें 10 जज शरीक हो सकते हैं। नाज़रीन ये आपके लिए बड़ी अहम इत्तला है। तो ये सारा गतरबूद होने जा रहा है जो कुछ ये कर रहे हैं, स्वाय बदनामी के, स्वाय मुल्क को बहरान में धकेलने के। पहले इन्होंने पंजाब असम्बली का फैसला चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने मुस्तरद करके अपना नामजद करदा वज़ीर आला मुसल्लत किया, जिसके नतीजे में जो बहरान पैदा हुआ उस सारे बहरान की ज़िम्मेदारी चीफ जस्टिस पर आयद होती है। और यह बात कौमी असम्बली में भी कही गई है और वकला हल्के और सियासतदान और तजियाकार सब ने ये बात की है कि ये इस बहरान के ज़िम्मेदार चीफ जस्टिस साहब है और उनका 3 रुकनी बेंच है। नाज़रीन ये सारी कहानी अपनी तरफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर इमरान खान का जत्था लाने का प्रोग्राम था, जिसके लिए तमाम पार्टी को पंजाब और पख्तूनख्वा की तमाम पार्टी तंजीमों को जो ख़ास तौर पर जो विसिनिटी में आते हैं यानी सरगोदा, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला गुजरात, पेशावर, डेरा इस्माइल खान, बन्नू कोहाट, इस इलाके में इस्लामाबाद, पिंडी समेत इस सारे इलाके की पार्टी तंजीमों को हिदायत की गई थी कि आपने ये लोग लाने हैं, इतने वकील लाने हैं। कोई जो आर्डर मजमूई तौर पर बनता था वो था कोई 5000 के करीब टारगेट दिया गया था कि 5000 के करीब वकला आपने लाने हैं। और इसके अलावा एक स्कीम ये थी कि पीटीआई के वर्कर 2-2.5 हज़ार के करीब जो इस्लामाबाद और पिंडी से इनका ख्याल था कि जमा हो जाएंगे, वो उनको काले कोट पहनाकर वकीलों की शक्ल में उस जुलूस में शामिल कर दिया जाएगा। गोया के 7-8 हज़ार का एक जुलूस मुतवक्का था और 6-7-8 हज़ार का जुलूस बहुत बड़ा होता है अगर वो सुप्रीम कोर्ट पर हमला करे, शायर दस्तूर पर एजिटेशन करे, अमन अमान की सूरत हाल पैदा करे। लेकिन नाज़रीन आपने देख लिया कि वो किस बुरी तरह फ्लॉप हुआ कि 70 से ज़्यादा का मजमा नहीं था इस जुलूस में, 71 आदमी नहीं थे, 70 से कम हो सकते हैं, 70 से ज़्यादा नहीं थे। और इस्लामाबाद और पिंडी में वकला की तादाद 12,000 है, बाहर से लाए हुए लोगों को छोड़िए। इस्लामाबाद पिंडी में वकला की तादाद 12,000 है, जिनमें से सिर्फ 50 लोग आए और जो 15-20 लोग जो थे वो बाहर से आए हुए थे या वो पार्टी के वर्कर थे या क्या थे। टोटल 70 आदमियों की नफरी। नाज़रीन इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ यह कि पीटीआई को और वकीलों की इन तंजीमों को जो पीटीआई का साथ दे रही हैं, एक पैगाम आज सुबह और कल रात बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में पहुँचा दी गया। नंबर 1 कि अगर शायर दस्तूर पर मुकर्रा हद से आगे बढ़े तो वो होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, कोई लिहाज नहीं किया जाएगा। और ख़ास तौर पर वो जो लोग पकड़े जाएंगे वकीलों के काले कोट पहनकर, लेकिन वो वकील नहीं होंगे, उनके साथ तो बहुत ही बुरा होगा। चुनाचे वकीलों की तंजीमों ने ख़ुद को इससे अलग कर लिया। जो पीटीआई के हामी थे वो भी पीछे हट गए, डर गए, खौफजदा हो गए। चुनाचे 70 से ज़्यादा लोग आ नहीं सके और उनको सुप्रीम कोर्ट की मुकर्ररा फासला था उस फासले से आगे नहीं जाने दिया गया। और इसमें पुलिस को कुछ भी नहीं करना पड़ा स्वाय ये कि हिफाजती जो एक बैरियर लगाए गए थे वो लगाने के अलावा और अलर्ट खड़े होने के अलावा पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। उसको कुछ करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई क्योंकि मजमा किसी वक्त भी 70 से ज़्यादा नहीं था, 70 से कम ही था। और खैर 50-60-70 लोगों ने जो नारे लगाए गंदी ज़बान में, हाफिज़ सुन ले, पता नहीं क्या सुन ले, और आर्मी चीफ को गालियाँ और इस तरह की बकवासात करते रहे।
लेकिन इम्पैक्ट लेस, ज़ीरो इम्पैक्ट इसका इस जुलूस का हुआ। और इमरान खान को इस बात का बड़ा सदमा है कि वो 5-6 हज़ार का मजमा इकट्ठा नहीं कर सका, जिसका मकसद था सुप्रीम कोर्ट के अंदर धावा बोलकर इरफान कादर साहब को बोलने से रोक देना और ये कि अपनी कुव्वत का इजहार करना, जो उसका माजी में रहा, लेकिन वो नहीं कर सका। 60-70 से ज़्यादा का मजमा नहीं हो सका। इमरान खान को इस बात से भी परेशानी है कि वो अली अमीन गंडापुर, जिसने 22 राइफलें इमरान खान के कहने पर बनी ये ज़मान पार्क रवाना की थी, जहां वो क्या करना चाहता था, ये वही कुछ करना चाहता था जिसका इसने इशारा दिया था कि पुलिस ऑपरेशन करेगी और उसमें 5-6 अपने ही आदमी मार देगी और इसका इल्ज़ाम हम पर लगा दी। तो ये उस मनसूबे पर इसने अमल करना था कि पुलिस जब भी आएगी किसी भी हवाले से, मसलन जैसा कि हम सुन रहे हैं वहाँ पूरा ज़मान पार्क का एरिया एक ओपन एयर लेटरीन की शक्ल इख्तियार कर गया है, गलियों, सड़कों, मकानों के दरवाज़ों के बाहर गंदगी की, इंसानी गलाजत के ढेर लगे हैं। तो वासा के अफसरों ने कहा कि हिफ्ज़ान सेहत का शदीद मसला पैदा हो गया, तो हम आकर सफाई कर देते हैं, लेकिन उसको सफाई करने की इजाज़त नहीं दी गई। तो हो सकता था कि वो वासा की टीम दोबारा आती पुलिस की मदद से। तो इस मौके पर इमरान खान ने ये प्लान बनाया था कि 5-6 पुलिस वाले मार दो और फिर बाद में ये कहानी बना दो कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये पुलिस वाले आएंगे और अपने ही बंदे मार देंगे ताकि मुझ पर मुद्दा डालें। तो ये साजिश भी नाकाम हो गई। वो 22 बंदूकें भक्कर के करीब पकड़ ली गई। अब किसी वक्त गंडापुर की गिरफ्तारी भी हो सकती है और ये मामला इमरान खान के लिए खासा परेशान कुन है कि ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। नाज़रीन, इमरान खान ने PTI के लीडरों ने हालिया दिनों में गैर मुल्की सिफारतकारों, यूरोपी और अमरीकी सिफारतकारों और सिफारती तौर पर मौसर हलकों के साथ मुसलसल राब्ते किए हैं और ये राब्ते तकरीबन 2 हफ्ते से जारी हैं। इनके बारे में जो इंटेलिजेंस को रिपोर्टें मिली हैं, ज़ाहिर है ये सफारतकार जो मिलते हैं वो फिर अपनी इस गुफ्तगू को लीक भी कर देते हैं। कोई ज़ाहिर है उन पर सीक्रेट एक्ट की पाबंदी तो उन पर नहीं है कि ये इमरान खान ने जो गुफ्तगू की उसको लीक नहीं करेंगे, उन्होंने इधर उधर लीक कर दी। तो इस गुफ्तगू में इमरान खान ने उन्हें कहा कि आप हमें हुकूमत में लाएँ, हम इस मरतबा CPEC को फ्रीज़ नहीं करेंगे, इसको ख़त्म कर देंगे और चीन को बता देंगे कि ले जाओ अपना मनसूबा, हमें तुम्हारा मनसूबा नहीं चाहिए, आप मुझे हुकूमत में लाएं, मैं ये काम करूँगा। अच्छा, इसके अलावा भी यकीन दहानियाँ कराई। मसलन ये है कि हम रूस से भी तल्लुकात नहीं बनाएंगे। ये वही आदमी इमरान जो पहले कहता था कि मुझे निकाला ही इसलिए गया, अमेरिका ने मुझे इसीलिए निकाला कि मैं रूस के साथ तल्लुकात बना रहा था। तो चीन का खाता भी बंद है, रूस का खाता भी बंद, मुकम्मल तौर पर आपकी मर्ज़ी चलेगी और आपके मफादात के मुताबिक हम काम करेंगे, ये पेशकश उसने कर दी। लेकिन इस गधे को और PTI की पूरी गधा टीम को ये किसी ने नहीं बताया कि CPEC अमेरिका का कंसर्न तो है, यूरोपीय यूनियन का नहीं है। यूरोपीय ममालिक तो खुद चीन के साथ वन रोड वन बेल्ट जो है उस मनसूबे में हिस्सादार हैं। वो चीन से जो एक नेटवर्क जा रहा है सड़कों का और रेलों का, सेंट्रल एशिया से होते हुए, काज़ाकिस्तान से होते हुए रूस, और रूस के बाद फिर यूरोपीय ममालिक यानी ब्रसेल्स तक इनकी ट्रेन चल रही है चीन की। CPEC वन रोड और वन बेल्ट का जो एक यूनिट है उसका, तो यूरोपीय यूनियन तो खुद उसकी हिस्सेदार है। यूरोपीय यूनियन को इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती कि CPEC बंद करो और हम तुम्हें हुकूमत में लाते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि वो तो इस पेशकश पर हंसते होंगे कि CPEC से तो उनका भी मफाद है, CPEC से यूरोपीय यूनियन का भी मफाद है, लेकिन अमेरिका का मफाद अलबत्ता हो सकता है। बिल्कुल अमेरिका चाहता है कि CPEC बंद हो, क्योंकि वो जो उसने चीन का एक घेराव करने का प्रोग्राम मनसूबा जो उसने लागू किया हुआ है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, जिसमें न्यूजीलैंड भी शामिल है, जिसमें जनूबी कोरिया भी शामिल है, जिसमें फिलिपाइन और ताइवान भी शामिल है, वो इस दायरे को तंग करना चाहता है और उसका मफाद ये है। बल्कि उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो CPEC को बंद कराए। लेकिन सिफारती जो दायरे होते हैं और जो अमेरिका के ये भी अपने एक दायरे होते हैं मुदाखलत के, अमेरिका एक दायरे में रह कर मुदाखलत करता है ना। मसलन आपने देखा कि वो शाम में मुदाखलत कर रहा है, शाम के एक इलाके पर उसका कब्ज़ा है, वहाँ उसके फ़ौजी हैं, वो कुर्द इलाके के पास। लेकिन अमेरिका चाहे तो पूरे शाम पर भी कब्ज़ा कर सकता है, लेकिन नहीं, इसलिए कि उसे भी यह पता है कि किस हदूद से आगे नहीं गुजरना जहाँ रूस और चीन भी मैदान में आ जाए। चुनाचे वो उस रेड लाइन को अबूर नहीं करता। तो CPEC रोकने के लिए अमेरिका इमरान खान को कैसे हुकूमत में लाने का वादा कर सकता है, जबकि डेमोक्रेट्स की तो ये पॉलिसी नहीं है। बल्कि मेरा जो अंदाज़ा है इसके बारे में, बहुत सारी रिपोर्टें मैंने पढ़ी हुई हैं और उसमें अगरचे किसी में ये नहीं लिखा गया कि डेमोक्रेट पार्टी जो है वो CPEC के हक़ में है, ऐसा नहीं है। लेकिन उनकी रिपोर्टों के जो मज़ामीन है, जो उनकी शिद्दत है, उनका जो हुजूम है, वॉल्यूम है, उससे अंदाज़ा होता है
کہ ڈیموکریٹ پارٹی کے لیے سی پیک کا جاری رہنا اس طرح پوزیشن ہے کہ وہ ہے تو ناقابل قبول، لیکن اگر وہ ہو جاتی ہے تو چلیے ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہماری مرضی کے خلاف ہو رہی ہیں، تو ہم ڈیموکریٹ پارٹی کی سوچ یہ ہے کہ اگر پاکستان سی پیک بناتا ہے، باز نہیں آتا، تو وہ پاکستان پر دباؤ بھی ڈالیں گے اور پاکستان کے ساتھ متبادل چینلز کے ذریعے رابطہ بھی رکھنے کے حامی، وہ پاکستان کو لوز کرنے کے حامی نہیں ہے ڈیموکریٹ۔ ریپبلکن آ جائیں تو پھر البتہ اور بات ہے، لیکن وہاں بھی ریپبلکن کی حکومت بھی ریڈ لائن کو عبور نہیں کرے گی کہ سی پیک کو بند کرانے کے لیے پاکستان پر وہ قبضہ کر لے، پاکستان پر حملہ کر دے۔ یہ عمران خان گدھے کی سوچ ہو سکتی ہے اور اس کے گدھے لیڈروں کی سوچ ہو سکتی ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک بے فائدہ کوشش کر رہے ہیں یہ پی ٹی آئی والے، بے فائدہ تو ہے، لیکن اس سے پی ٹی آئی کے عزائم اور پاکستان کے بارے میں ان کے ہینیس جو سوچ ہے وہ واضح ہوتی ہے کہ یہ کس حد تک وطن فروشی کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، کیونکہ ان کا ایجنڈا ہے خاص طور پر پاکستان کو ختم کرنا۔ تو بہرحال اس ایجنڈے کی طرف ہم نہیں جاتے، بار بار اب اس پر بات کرتے رہے ہیں، لیکن یہ تازہ واردات جو ہے یہ اداروں کے نوٹس میں پوری طرح آ گئی ہے، اور خود فوج نے کوئی سفارتکاروں کو جاسوسی نہیں کرائی، سفارتکاروں نے خود اپنی محفلوں میں یہ ساری باتیں لیک کر دیں۔ اچھا ناظرین، آخر میں یہ ہے کہ یہ عمران خان کہتا ہے کہ اگر الیکشن نہ کرائے گئے میری مرضی کے مطابق تو میں سڑکوں پر آ جاؤں گا۔ ناظرین، اس کو عمران خان کو بھی پتہ ہے کہ وہ سڑکوں پر نہیں آ سکتا، وہ ایک جلوس بڑا اپنی قیادت میں نکال سکتا ہے، لیکن وہ بھی اتنا بڑا نہیں ہوگا جتنا ماضی میں اس نے نکالے۔ مینار پاکستان کا جو گزشتہ جلسہ تھا آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں لوگ نہیں آئے، اس کے اپنے معیار کے مطابق بھی اس کا جلسہ ناکام تھا۔ تو اس کے علاوہ اس پورے ایک سال میں جو شخص عوام کو سڑکوں پر نہیں لا سکا، وہ اب کیسے سڑکوں پر لائے گا؟ عوام الیکشن کرانے کے لیے اس کی کال پر سڑکوں پر نہیں آ سکتے۔ عوام کو اگر کوئی پارٹی اس وقت ہوتی، اس وقت کوئی پارٹی پاکستان میں نہیں ہے جو پی ٹی آئی اور حکومتی اتحاد کے علاوہ کوئی ایک نیا ایجنڈا دینے کی پوزیشن میں ہو۔ اگر ایسی پارٹی میدان میں کوئی آتی ہے، کوئی ذوالفقار علی بھٹو جیسا لیڈر اچانک پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ آٹے، چینی اور دوسری جو ہماگیر قسم کی مہنگائی ہے جس نے عوام کا جینا حرام کر رکھا ہے اور جس کا ذمہ دار بہرحال عمران خان ہے، تو اس مہنگائی کے خلاف اگر وہ لوگوں کو سڑکوں پر لانے کے لیے متحرک ہو اور وہ لیڈر ہو باقاعدہ، ایسا نہیں کہ کوئی بھی آدمی اٹھ کے کھڑا ہو جائے، بلکہ اس میں ایسا پوٹینشیل ہو جیسا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی شکل میں تھا، یا جیسا کچھ عرصے کے لیے، چند سالوں کے لیے اصغر خان کے پاس ایک ایسا پوٹینشیل موجود تھا، تو تب تو لوگ سڑکوں پر آ سکتے ہیں۔ لیکن الیکشن کے لیے، اور وہ بھی عمران خان کی کال پر، تو اس پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ این خیال است و محال است و جنوں، یہ پاگل خانے کی سوچ ہے، یہ سڑکوں پر نہیں لا سکتا۔ اس کا اندازہ اسے بھی ہے، اس کا اندازہ حکومت کو بھی ہے، اس کا اندازہ غیر ملکی میڈیا کو بھی ہے، اس کا اندازہ غیر ملکی سفارتی حلقوں کو بھی ہے، اور اس کا اندازہ فوج کو بھی ہے۔ تو ناظرین، عمران خان کی گیم جو ہے اس کے اوور ہونے کا جو باب ہے وہ لکھا جا چکا ہے۔ اب یہ آخری جو باقیات ہیں جو جاری ہیں، آپ نے دیکھ لیا کہ باجوہ دفع ہو گیا، فیض دفع ہو گیا، اور وہ غفورے کو بھی انہوں نے بہرحال کسی نہ کسی حد تک اس کو بھی کرٹیل کر رکھا ہے، اس کی باری بھی آ جائے گی۔ اب یہ چوتھا جو ہے، یہ 3 رکنی بینچ ہے، اس کا آخری سہارا وہ بھی اب اپنے منطقی نتیجے کی طرف، انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو اس کے بعد پھر عمران خان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا سوائے اس آپشن کے جس کا اس نے اظہار کیا فوج کے ساتھ تازہ رابطوں میں، کہ آپ کو مجھ سے اتنی ہی تکلیف ہے تو یہ ٹھیک ہے، مقدمے ختم کریں اور یہ چیزیں ختم کریں، میں ملک سے باہر جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔